हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एक्सक्लूसिव एकेडमी में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर हमारे एजुकेशंस और एकेडमिक वीडियोस आते रहते हैं। तो आज हम यहाँ पर क्लास 12th का ज्योग्राफी का जो हमारा चैप्टर नंबर 7 होने वाला है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और हमने इसका जो पहला पार्ट था वो आपको पहले ही दे दिया है, तो उसको मत देख लीजिए। और बाकी जो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी थे वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो भी इस चैप्टर में बचा था लॉन्ग क्वेश्चन जो थे हमारे वो आज यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन बचेंगे उसके थर्ड पार्ट है ही हमारे पास। तो फिलहाल आज हम यहाँ पर सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इसका, और जितने भी इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ पर आज ख़त्म कर देंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। और अगर आपको पिछले पार्ट में कुछ भी दिक्कत लगी हो तो आप मुझसे कमेंट कर दें, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। बाकी कुछ रह गया हो तो वो बता दीजिएगा आज मुझे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये थोड़ा सा, कि पर्यटन क्या है, व्हाट इज़ पर्यटन। देखिए ये मैंने आपको बताना था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में लगता है ये जो ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि पर्यटन क्या है, व्हाट इज़ टूरिज्म, क्या पर्यटन क्या होता है। जब पर्यटन का मतलब है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह जा कर के कुछ निश्चित अवधि के लिए 5 दिन 10 दिन इतने दिन के लिए जाते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। वही हमारा क्या होता है, वो हमारा पर्यटन कहलाता है। एकदम सिंपल फॉर्म में आपको समझा दिया कि अगर आप कहीं पर घूमने जाते हैं 2 4 दिन 5 दिन के लिए या 1 महीने के लिए घूमने जा रहे हैं तो वो आपका क्या होता है, एक तरीके से पर्यटन होता है। आप किसके लिए जा रहे हैं, वहाँ पर मनोरंजन के लिए जा रहे हैं, तो वो आपका पर्यटन कहलाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर देखना, जो हमारा अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है मेन, कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। यानी कि पर्यटन किन चीज़ों से प्रभावित होता है या पर्यटन को आकर्षित किस तरीके से करते हैं। जो हम लोग होते हैं वो हमें अपनी तरफ, जो हमारे कहीं घूमने की जगह है, प्लेस है, हम वहाँ पर घूमने जाते हैं, तो वो कौन, वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ होती हैं, वहाँ पर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम वहाँ पर टूरिज़्म करने जाते हैं। सिंपल सी भाषा में क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए, प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि आपको बस घूमना नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल सी बात ये बतानी है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि जो पर्यटन जगह होती है, जो हमारी पर्यटक प्लेस होती है, वो हमें किस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, वो बताना है। तो सबसे पहली चीज़ आती है जलवायु। जब हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो हमारे सामने पहली चीज़ जलवायु की आती है। वहाँ का मौसम, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए। आप कहीं पर घूमने जाते तो सोचते होंगे कि यार यहाँ का थोड़ा मौसम अच्छा है, ठंड है, गर्मी है, सब चीज़ ध्यान में रख के जाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए भी बहुत से लोग ठंड के समय में जाते हैं, भाई शिमला जा रहे हैं घूमने, कश्मीर जा रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है, वहाँ की जलवायु, वहाँ पर बर्फ़ गिरना। ठीक है, तो ये चीज़ हमें वहाँ पर जाने के लिए मजबूर करती हैं, कह सकते हैं आकर्षित करती है कि हमें भाई जाना ही जाना है। वहाँ की जो हरियाली है, कह सकते हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर है, वो हमें अपनी तरफ खींचता है। वो हमारा पहला चीज़ है जो हमें जलवायु, जो हमारा पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों में आता है। यानी कि जब आप कहीं पर्यटन करेंगे तो वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि जलवायु वहाँ की बेहतर है, वहाँ का मौसम बेहतर है या नहीं। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे सामने आती है, वो है हमारी भू आकृति। यानी कि जो हमारी भू आकृति है, पठार पहाड़, ये सब हमारी भू आकृति के अंदर आते हैं। भू मतलब ज़मीन और आकृति मतलब उसकी बनावट। तो भूमि की बनावट कैसी होती है, कहीं ऊंची होती है, कहीं नीची होती है। मतलब कहीं पहाड़ तो कहीं पर हमारे पठार, या कहीं पर हमारी घाटियाँ। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जब आप कहीं घूमने जाते हो तो आप क्या देखते हो कि यार वहाँ पर बड़े बड़े हिल्स हैं, पहाड़ हैं, तो मैं वहीं पर घूमने जा रहा हूँ। तो इसीलिए, या फिर नदियाँ हो गई आप लोगों की, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें देखने को करती हैं कि भाई हमें यहाँ पर जाना है। उसके लिए आप लोग खुद सोचते हैं कि हमें पर्यटन करना है क्योंकि हमें वो चीज़ अपनी तरफ आकर्षित करती है। तीसरी चीज़ हमारे सामने उच्चावच। उच्चावच के अंदर भी उसी तरीके से है, बड़े बड़े पहाड़ हो गए आप लोगों के, या जो भी हमारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग कहते हैं कि भाई हमें यहाँ पर घूमने जाना है। तो हमारे नदियाँ, हमारे पहाड़, हमारे पर्वत, भू आकृति और उच्चावच में ज़्यादा फर्क नहीं है। भू आकृति में हम समझेंगे कि जहाँ पर हमारे लिए चीज़ें होती हैं, जैसे कि नॉर्मल सी बात है, कहीं पर हमने देखा कि भाई हमारे कहीं पर घाटी वटी बनी पड़ी हैं, ठीक है, या हमारे नॉर्मल सी नदियाँ हैं, ठीक है, ये चीज़ हमारी भू आकृति में आती है। कहीं बहुत बड़े तरीके से आर्किटेक्चर बनना पड़ा है तो वो हमारे भू आकृति में आएगा। लेकिन उच्चावच में बेसिकली हमारे पहाड़ आते हैं और हमारे पठार आते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखने के लिए जाते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे उच्चावच, दोनों चीज़ें हमें पर्यटन के लिए प्रभावित करती हैं। घाटी, नदियाँ, या हमारे पहाड़ पर्वत, ये सब चीज़ें उच्चावच के अंदर आती हैं और ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पर्यटन को हमें प्रभावित करने वाले कारकों में से ये दोनों चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा आता है परिवहन की सुलभता। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि
अगर आपके पास उपलब्ध परिवहन ठीक है या आपके पास परिवहन अच्छी तरीके से मौजूद है तो आप वहाँ पर जाना आसानी से हो पाएंगे। या सपोज़ करिए आपके पास परिवहन ही नहीं है, परिवहन की सुविधा नहीं है जाने के लिए, तो आप किस तरीके से जाएंगे? यानी कि अगर आपको जाना है तो आप किस तरीके से जाएंगे अगर आपके पास परिवहन ही नहीं है? एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी ऐसी दुर्गम जगहें होती हैं जहाँ पर परिवहन नहीं मिल पाता ठीक से, तो फिर आप कैसे जाएंगे? तो जहाँ का परिवहन अच्छा होता है वो जगह ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस बनती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि परिवहन ज़्यादा इम्पोर्टेंस करता है, कि अगर परिवहन नहीं होगा तो लोग जाएंगे कैसे। उसके बाद हमारा तीसरा है ऐतिहासिक स्मारक या ऐतिहासिक जो भी इमारतें होती हैं वो। अब कहीं कहीं पर आपको पता है कि ऐसी जगह होती है कि भाई वहाँ पर लोग ऐतिहासिक चीज़ें देखने आते हैं, तो इसीलिए हमें ये देखना है कि वो चीज़ें ज़्यादा फेमस होती हैं, टूरिस्ट प्लेस बनती हैं जहाँ पर हमारी ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि राजा अशोक की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मुगलों के जितने भी इमारतें बनी हुई हैं, ताजमहल हो गया, सबसे ज़्यादा पर्यटन करते हैं लोग भारत में। उसके बाद फिर हमारा देख सकते हैं तो ये लाल किला, सब कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे ऐतिहासिक चीज़ें हैं। तो इन जगहों पर बहुत अधिक मात्रा में लोग पर्यटन करते हैं। तो ये चीज़ थी जिससे कि लोग पर्यटन के लिए आकर्षित होते हैं, पर्यटन करने जाते हैं। ये बहुत सिंपल भाषा में आप लोग खुद जोड़ेंगे अपने आप से तो भी समझ जाएंगे, इतना आसान टॉपिक था ये। लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है ना तो बच्चे सोचते हैं यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। देखिए आता बुक में सही है, बट आप थोड़ा सा उसको ध्यान से समझें। इसमें कुछ भी नहीं था कि कौन कौन सी चीज़ें आपको घूमने फिरने के लिए आकर्षित करती हैं। तो वही हमारी 5 चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। और पर्यटन होता है क्या है वो मैंने आपको बता दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र में क्या अंतर है? ये ग्रामीण का मतलब हो गया गांव, विपणन का मतलब हो गया बाजार, और नगर का मतलब आपको पता ही है शहर, और विपणन मतलब हो गया बाजार। तो गाँव की बाज़ारें और शहर की बाज़ारों में अंतर स्थापित करना है। बताना है आप लोगों की भाई ग्रामीण की जो बाज़ारें होती हैं और नगरों की जो बाज़ारें हैं दोनों में क्या अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को। इसमें क्या है कि जो अगर हम बात करते हैं ग्रामीण वालों की, यानी कि जो हमारे गांव वाले हैं, गांव की जो भी बाज़ारें हैं उनकी हम कंपेयर करना है शहर की बाज़ारों से। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाता है अगर आपको समझ में आ जाए तो देखें, सबसे पहला हमारा है कि जो गांव की बाज़ार हैं वो क्या करती हैं। उसमें क्या होता है, ये केवल अपने निकटवर्ती यानी कि अपने आसपास के क्षेत्रों की और लोगों की आवश्यकता पूरी करती हैं खाली। यानी कि ये इस तरह की नहीं है कि भाई दूर दराज के लोग आ रहे हैं और उनका भी विकास कर रहे हैं, उनका भी भरण पोषण कर रही है, नहीं। ये सिर्फ अपने आसपास के लोगों का ही काम कर सकती हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरी कर सकती हैं जो इनके आसपास लोग रहते हैं, ना कि पूरे के पूरे राज्य की। तो सबसे पहला तो ये हो गया सिर्फ कि छोटी हैं इसलिए अपने इलाके को ही कर पाती हैं। दूसरी चीज़, इसमें सुविकसित सुविधाएं नहीं होती, यानी कि इसमें बेहतर और पूरी तरीके से सही सुविधाएं नहीं मिल पाती। अगर आपको कोई छोटा मोटा सामान भी चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ता है, छोटी मोटी चीज़ें आपको भी नहीं आसानी से मिल पाती। ठीक है। अगर हम देखें तीसरा पॉइंट, तो ये विपणन केंद्र सप्ताह में एक बार लगते हैं। उसके लिए आपको पूरे सप्ताह का इंतज़ार करना पड़ेगा कि भाई बाज़ार लगेगी तो जाएंगे। डेली को अगर आपको सामान चाहिए तो उसके लिए फिर आपको शहर जाना पड़ेगा, सामान वहाँ से लाना पड़ेगा अगर आपको कुछ ज़्यादा अर्जेंट है। इसीलिए ये बाज़ारें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती क्योंकि सप्ताह में एक बार लगती हैं और पूरी तरीके से पूरे के पूरे टाइम पीरियड में एक ही बार लगने की वजह से लोगों की सुविधाएँ पूरी तरीके से पूरी नहीं हो पाती हैं। चौथा पॉइंट है, ग्रामीण विपणन केंद्रों में विनिर्मित और व्यवस्थित वस्तुओं की कमी होती है। इसके अंदर आपको देखना होगा तो हमारे पास विनिर्मित वस्तुएं बहुत कम मिलेंगी आप लोगों को। इसमें बहुत ही ज़्यादा कच्चा माल ज़्यादा मिलता है, सब्जियां ज़्यादा मिलती हैं, मतलब खाद्य पूर्ति के सामान ज़्यादा मिलते हैं और अपने नॉर्मल सामान ज़्यादा मिलेंगे डेली यूज़ के। बाकी जो तो अच्छी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर सही से नहीं मिल पाएंगी। तो ये थी आपकी ग्रामीण चीज़ें। अब हम इसका अपोजिट कर देंगे तो ये पहुँच जाएगा नगर में, क्योंकि दोनों ही अपोजिट है। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर खाली ये था कि ये अपने आसपास की चीज़ों को पूर्ति करती है, लेकिन जो नगर वाली है ये आसपास की नहीं बल्कि जो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उनकी भी पूर्ति करती है, मतलब उनके लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे कि आप अगर किसी गांव से आए हैं बहुत दूर से किसी शहर में, तो आपकी कोई सामान चाहिए तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान मिलता है। किसी भी यहाँ पर कई तरह की जो मार्केट्स हैं वो अलग अलग बांट रखी हैं वहाँ के। कहीं पर हर तरीके का मतलब समझ सकते हैं कि सामान डिफरेंट टाइप का सामान डिफरेंट मार्केट्स में मिलता है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती जो शहरों के अंदर बाज़ारें होती हैं। तो ये बहुत दूर दूर के लोगों की आवश्यकता को पूरी कर देती हैं। इन केंद्रों में पूरी तरीके से सुविकसित सुविधाएं होती हैं, बल्कि यहाँ तो नहीं था,
यहाँ पर आपको पूरी तरीके से सही तरीके से सामान मिलेगा, कोई इसमें छोटी मोटी कोई दिक्कत नहीं होगी, सुनिश्चित एकदम टेक्निकल सामान मिलेगा। ये विपणन केंद्र दिन भर लगते हैं या डेली लग सकते हैं, ये कह सकते हैं हम लोग। यहाँ हफ्ते में एक बार लगता था, ये डेली लगना है। यहाँ पर आपको अधिक कुशल लोग मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको किस तरह का डॉक्टर वगैरह नहीं मिल सकता, लेकिन आपको यहाँ पर डॉक्टर, वकील, क्लिनिक जितने भी होते हैं, हमारे स्कूल, कोचिंग सेंटर, ये सब चीज़ें हमें यहाँ की मार्केट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से नगरीय विपणन केंद्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो कहीं ना कहीं गाँव के विपणन केंद्र से काफ़ी ज़्यादा आगे है, और मैं कहूँगा बिल्कुल अपोजिट है। तो इसीलिए लोग नगरों के जो विपणन केंद्र है, यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, सामान लेते हैं, फिर जाते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर समझना था। ये क्वेश्चन 4 नंबर में, 3 नंबर में काफ़ी बार पूछा जाता है, सॉरी 5 नंबर में और 3 नंबर में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इन पॉइंट्स को, एक को याद कर लें, उसका जो अपोजिट कर देंगे तो वो हमारा उल्टा हो जाएगा, दोनों आराम से बन जाएंगे। ये अच्छी जो बात है, जब हम किसी जगह अंतर स्पष्ट करते हैं तो हमें एक का भी याद करके दूसरे का अपोजिट लिख देंगे तो भी चल जाता है। खैर, तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि चिकित्सा पर्यटन क्या होता है। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि चिकित्सा पर्यटन क्या है। हमने पढ़ा पर्यटन क्या होता है, उसके बाद आ गया चिकित्सा पर्यटन क्या है। बस छोटा सा वर्ड लग गया आगे और नाम चेंज हो गया। इसमें क्या होता है कि हमारा चिकित्सा पर्यटन जो होता है वो बहुत सिंपल है। इसमें हमें क्या करना होता है कि जब कोई व्यक्ति अपना उपचार यानी कि अपने ट्रीटमेंट के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं का अथवा कोई भी कारण हो, अगर उसको अपनी फैसिलिटीज़ लेनी हो हेल्थ वाली, तो वो दूसरे शहर में जाता है या दूसरे राज्यों में जाता है या दूसरे देशों में जाता है, तो उसको हम बोलते हैं चिकित्सा पर्यटन। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा दिया मैंने आपको कि जब कोई व्यक्ति अपना ट्रीटमेंट के लिए या अपने किसी भी स्वास्थ्य फैसिलिटीज़ के लिए दूसरे देशों में जाता है या अपना सिंपल सी बात कहीं और जाता है, उसे हम बोलते हैं चिकित्सा पर्यटन। अब बात आती है कि भारत या अन्य विकासशील देश में इसे अग्रणी कैसे बन रहे हैं, यानी कि जो भारत जैसे या भारत के अलग जो भी विकासशील देश हैं वो इसमें इतना आगे क्यों बढ़ते जा रहे हैं, वो उनका विकास इस तरीके से क्यों हो रहा है। तो उसका पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि यहाँ पर लगातार सुधार हो रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो पहले के समय में इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी, लेकिन अब के समय में काफ़ी अच्छी सुविधा मिलती जा रही हैं। और जब आपको पता है कि सुविधा अच्छी मिलेंगी तो इनका सुधार भी होता चला जाएगा। चाहे देश विकसित हो या विकासशील हो, उससे इतना इंटर यहाँ पर मैटर नहीं करता, बट आपकी सुविधा अगर अच्छी है तो फिर आपके पास लोग आएंगे। अगर आप इसको इस तरह समझें कि आपके इलाके में ही कोई क्लिनिक है और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है दूसरे इलाके में, लेकिन अगर आपका जो क्लिनिक है पास का वो उसकी दवाई आपको सूटेबल लगती है तो फिर आप उसी के पास जाएंगे, ना कि आप बड़े हॉस्पिटल है। भले आपके पास इनकम हो उतनी, बट आप फिर भी उसी के पास जाएंगे क्योंकि आपको वो सूटेबल लगता है। तो इसी तरीके से समझें, जो विकासशील देश भले ही हैं लेकिन यहाँ सुधार अच्छा हो रहा है, फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही हैं, स्वच्छता अच्छी रहती है यहाँ पर हॉस्पिटल्स वगैरह की, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर आपके लिए इलाज करवाने के लिए भी आएंगे। और दूसरी बात सबसे अच्छी है कि यहाँ पर सस्ती है, तो आपके लिए गरीब लोग हों, मिडिल क्लास लोग हों, सब ही तरीके से यहाँ पर लोग पहुँच जाएंगे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, जो हमारा एक देश है यहाँ पड़ोसी देश है नेपाल, वहाँ पर क्या होता है कि लोग अपनी आंखें बनवाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर सस्ती बनती हैं और अच्छी तरीके से फेमस है वो। भले ही देखिए विकासशील कह सकते हैं, अविकसित कह सकते हैं उसको, मगर फिर भी वहाँ पर ये कुछ चीज़ों से वो लोग स्पेशलिस्ट हैं, इसीलिए वो चीज़ क्या है, वो फेमस है। वहाँ पर लोग जाते हैं चिकित्सा के लिए और लोग वहाँ पर अपना इलाज कराते हैं, आँखें बनवाते हैं स्पेशली। तो यहाँ पर मैटर नहीं करता आप विकसित हैं विकासशील हैं, आपके पास अगर सस्ती और अच्छी सुविधा है तो फिर लोग आपके पास आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था चिकित्सा पर्यटन का, और ये लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं इसके लिए भी यहाँ पर आपको मैंने सॉल्व करा दिया। इसको आपको इसी तरीके से लिखना है, आपके नंबर कहीं नहीं कटने वाले। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि चतुर्थक क्रियाकलाप क्या होते हैं। देखिए चतुर्थक क्रियाकलाप क्या होते हैं। चतुर्थक क्रियाकलाप वह क्रियाकलाप होते हैं जिसमें कोई व्यक्ति कोई खोज करता है, ठीक है, उनने कोई खोज करी और खोज करने के बाद वो पहुंच गया सीधा चतुर्थ क्रियाकलाप में। आपके पास मैंने बताया आप लोगों को 4-5 तरीके के आपके क्रियाकलाप पढ़ने हैं। इसमें चौथा क्रियाकलाप आपके लिए इतना नहीं पढ़ना, सिर्फ इसमें एक ही क्वेश्चन आता है, ये क्या होते हैं बस, और इसके अलावा आपके पास इसमें कुछ भी नहीं है इसके पढ़ने के लिए। तो चतुर्थ क्रियाकलाप में वही व्यक्ति आ सकता है जो कुछ किसी प्रकार की शोध कर दे। शोध मतलब हो गया हमारा खोज, इन्वेंशन को अगर करता है तो वो हमारा चतुर्थ क्रियाकलाप का हिस्सा बन जाएगा, वरना वो पहले क्रियाकलाप में ही रहेगा। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है कि चतुर्थ क्रियाकलाप को ज्ञानमुख सेक्टर भी कहा जाता है, यानी कि इसमें अगर आपके पास ज्ञान मौजूद है तो आप अपना
विकास कर सकते हैं या चतुर्थ क्रियाकलाप में जा सकते हैं। इसमें सिर्फ ज्ञानमुखी लोग ही आते हैं, जिनके पास नॉलेज अच्छी है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अच्छी नॉलेज है, तो वही इसमें आ सकता है। और उसके बाद हमारा है तीसरा पॉइंट, इस पिछले कुछ समय से द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप के लोगों ने चतुर्थ क्रियाकलाप में प्रवेश किया है। यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो तीसरे और दूसरे क्रियाकलाप से काफ़ी आ रहे हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप में शिक्षा का विस्तार हो रहा है, तो वो लोग भी अपना लेवल इंक्रीज़ कर रहे हैं, अपने आगे वाले क्रियाकलाप में पहुंचते जा रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जितने तरीके से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन करा है वो आपको पढ़ने हैं, और उसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और आपको आने वाली वीडियो को ध्यान में रख करके समझना है। और जितने भी मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस कराए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं और होते रहेंगे आपके आने वाली वीडियोस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ज़्यादा कराता हूँ, उन पर फोकस करता हूँ जो एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और किसी भी तरह का आपको इसमें कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको यहाँ पर सॉर्ट आउट कर दूँगा। बाकी जो हमारा चैप्टर नंबर 7 का जो थर्ड पार्ट होगा, यानी कि उसमें हमारा शॉर्ट्स क्वेश्चन होंगे, वो आपको मैं समझा दूँगा। बाकी के लिए जुड़े रहें और देखते रहें। थैंक्स।